आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात मेरे जवानी के दिनों की है, जब मैं सेल्स में नौकरी किया करता था। सेल्स के सिर्फ दो मायने होते हैं, नया बिजनेस अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और पुराने सेल की पेमेंट। मार्च के महीने में ये दोनों ही अपने चरम पर होते हैं और सेल्स का इंसान पागलपन की चरम पर। इन दिनों 2400 घंटे इन्हीं सोच में डूबा रहता है सेल्समैन। मुझे मालूम हुआ कि दुर्ग के आगे एक गांव है टिटलागढ़, जहां पर स्टील प्लांट्स हैं और वहां कुछ बजट शेष है जो मार्च में ही समाप्त होना है। तो इस मौके को हाथ से निकल जाने देना तो बेवकूफ़ी होती। सो मैं पहुंचने का रास्ता मालूम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रायपुर से दुर्ग, फिर दुर्ग से शाम की पैसेंजर ट्रेन से टिटलागढ़। दुर्ग पहुंचकर शाम की ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। खचाखच भरी हुई उस ट्रेन में मुश्किल से अपने लिए एक सीट की व्यवस्था करके मैं बैठ गया। रात के 2:30 बजे ट्रेन टिटलागढ़ पहुंची। कुल जमा 4-5 लोग ही उतरे और फिर अपनी सवारियों से तेजी से निकल गए। उतरकर मैं चारों तरफ देखता ही रह गया। एकदम सुनसान। मार्च के महीने में भी रात काफ़ी ठंडी थी। कहीं भी कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा था। सोचा बाहर जाकर देखूं, शायद कोई सवारी मिल जाए। स्टेशन से बाहर सिर्फ एक पीला बल्ब टिमटिम कर रहा था। ग्राउंड के कोने में एक रिक्शा खड़ी थी। उसके पास जाते ही एक अजीब सी गंध आई, जिसे मैं याद नहीं कर पाया कि किस चीज़ की है, पर बेहद ही तेज से मितली सी आई और मैं सहन नहीं कर पाया। तेजी से वापस स्टेशन के अंदर आ गया। सोच रहा था कि क्या करूं, तभी स्टेशन मास्टर अपने कमरे से निकले। देखते ही बोले कि रात में बाहर मत जाइए, वेटिंग रूम में बैठ जाइए। वेटिंग रूम के नाम पर उस छोटे से स्टेशन में एक बहुत छोटा सा कमरा, अंदर एक बेंच, एक कुर्सी थे। अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा, उसकी पत्नी, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। बूढ़े ने खरखराती आवाज़ में अपने पास बेंच पर बैठने को कहा। मैं बैठा ज़रूर, लेकिन फिर वही तेज गंध आने लगी और मुझे बहुत ही तेज़ी से उल्टी आने लगी। मैं तेज़ी से उठकर प्लेटफॉर्म पर चला आया और पटरी की तरफ मुंह करके उल्टी करने की कोशिश करने लगा। ठीक तभी मुझे किसी के हाथों ने अंदर की ओर खींच लिया। देखा तो स्टेशन मास्टर थे। बोले, अरे भाई मरना है क्या, कूदना चाह रहे हो तो? मुझे लगा वाकई में मैं गिरने ही वाला था, पर पास में ही वही बूढ़ा खड़ा था, मुस्कुराता हुआ चुपचाप। मैं बाहर ही पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। सोते जागते सुबह हो गई। तैयार होकर निकल रहा था कि फिर मुझे वही परिवार नजर आया। बूढ़ा तेजी से मेरी ओर आया, साथ ही वही बदबू भी आई। तभी मुझे अपने एक दोस्त नज़र आया और मैं उसे आवाज़ देकर उसके साथ काम पर निकलने को तैयार हो गया। उसने आगाह किया कि स्टेशन से निकलकर कोई भी नाश्ते की जगह नहीं मिलेगी, सो यहीं से नाश्ता खाकर चलते हैं। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा मुझे बुला रहा था। मैंने दुकान वाले को कहा, उन चारों को भी चाय पिला दो। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वो लोग मेरे अलावा किसी और को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे जब हजम नहीं कर सकते तो इतने पीते क्यों हो? बात आई गई हो गई, सिर्फ मेरे दिमाग में घंटी बजती रही। कल रात से जिनको मैं देख पा रहा हूँ, कोई और उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा? दिन बेहतरीन रहा, ऑर्डर अच्छा मिल रहा था और दोस्त के साथ ढाबे में खाना खाकर जब स्टेशन पहुँचे
तो रात के तकरीबन 11 बजे का समय होगा। टिकट लेकर दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। फिर गाड़ी आते ही मेरा दोस्त अंदर चढ़ गया और जैसे ही मैं चढ़ने लगा मैंने देखा मुझे उन चारों ने पकड़ रखा था। वही लोग, बूढ़ा और उनके लोग। बहुत कोशिश करते, जब मैं चढ़ नहीं पाया तो दोस्त को आवाज़ देकर मैं अजीब सी बेहोशी में समा गया। होश आया तो मैं ट्रेन में लेटा था और मेरा दोस्त पास ही बैठा था। उसने मुझसे पूछा, अरे ट्रेन से पैर कैसे फिसल गया? थोड़ी देर हो जाती तो फिर ट्रेन के नीचे पहुंच जाता तू। खैर मैं कुछ नहीं बोला, पर ये अलबत्त समझ गया कि चारों मुझे मारना चाहते थे। तभी एकाएक मुझे उस गंध की याद हो आई। मैं उसे पहचान गया। वो शमशान में चलते हुए इंसानी जिस्म की गंध थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अगले दिन घर पर चाय के कप के साथ पेपर लेकर बैठा था, तभी मेरी नज़र उस खबर पर पड़ी जिसके साथ एक परिवार की फ़ोटो भी थी। वही परिवार, पर 4 की जगह 5 लोग थे। इसमें एक इंसान का चेहरा मुझसे बहुत मिलता जुलता था। खबर थी कि ये पांचों उस स्टेशन पर 5 दिन पहले ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसमें 4 तभी मर गए थे, लेकिन एक जो अस्पताल में था वो वहाँ से गायब हो गया था। लावारिस मानकर उनका दाह संस्कार पुलिस ने 2 दिन पहले ही करवा दिया। क्या वो मुझे देखकर कोई गलती कर रहे थे या फिर? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज भोला राम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोला राम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही खर्च किया था। यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का कोई उपयोग नहीं किया था। शमशान के रास्ते भोला राम की अर्थी जा रहे थे। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भी भोला राम को पसंद नहीं करता था, पर भोला राम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने से शायद कोई लाभ हो, ये सोचकर भोला राम के बेटों को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। भोला राम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोला राम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी थी, या फिर यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोला राम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वो टुकड़ा भी हड़प लिया था। भोला राम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद ही बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो नींद में ही चिल्लाने लगता था और फिर उठकर बैठ जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात को वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफ़ी दूर था, जहाँ तहाँ राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियाँ भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफ़ी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पर ही शमशान बना दिया गया हो। चिता को मुखग्नि देकर भोला राम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था।
जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस ले रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था, उसको भगवान पर काफ़ी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आकर समीर और अमित ने नहाया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफ़ी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझकर भोजन करा दिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला है, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले लोग थे जो बता रहे थे कि भोलाराम को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने के बाद अमित और समीर कुछ नॉर्मल से हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो कि तकरीबन 60 साल के होने को आए थे, वो घर के काम अभी भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोलाराम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर भी सब कुछ रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की लगभग 1 फुट लंबी एक मूर्ति पड़ी हुई थी। अमित ने उसका हाथ में लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वो बहुत ही जर्जर हालत में थी। चंदू चाचा को पूछने पर उन्होंने बताया कि भोलाराम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी, उसी के खेत से ये मूर्ति मिली थी, जो ज़मीन में खुदाई के वक्त निकली थी। ज़मीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस ज़मीन के बीच कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ ही थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने को दे दिया गया, जो कि किसी वजह से उस कमरे में बस 2 दिन ही रह पाया। उसके बाद कमरा खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पर डर ही नजर आ रहा था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति वहाँ से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में देखा, घर के आसपास भी छान मारा, पर वो मूर्ति कहीं नहीं थी। वो शाम को पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूँ तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर ही सोफे पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई
पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, रात को वही स्वप्न आपको आता है। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोच रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो उठकर देखता है तो वो वहीं शमशान वाली ज़मीन पर लेटा पड़ा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, मगर तभी अचानक से वहाँ पर उसके पिता भोला राम आ पहुँचे। मगर वो जैसे अमित को देख ही नहीं पा रहे थे। भोला राम उस किसान जिसकी वो ज़मीन थी, उस छोटे से किसान से बहस कर रहे थे और फिर उन्होंने बहस के दौरान ही उसकी ज़मीन हड़प ली। जिसके बाद वो किसान रोता बिलखता रहा, मगर भोला राम पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भोला राम वहाँ से अपने घर आ गए। जिसके बाद अचानक ही वो जैसे रात के वक्त में पहुँच गया। अमित ने देखा तो वहाँ पर आसपास रात का माहौल था। तभी अचानक से उस किसान की पत्नी वहाँ आ पहुँची। उस किसान की पत्नी ने थोड़ा सा खेत को खोदा और फिर उसके नीचे अपने साड़ी के पल्लू से निकाला वही मूर्ति जिसे अमित ने अपने पिताजी के कमरे में देखा था। किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को खेत के नीचे ज़मीन में दफना दिया और फिर वहाँ से अपने घर चली गई। जिसके बाद अमित ने अचानक से देखा कि फिर वक्त बदल चुका है और अब फिर से दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। अमित के पिताजी भोला राम खेत की खुदाई करवा रहे हैं। तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है और फिर वो उस मूर्ति को देखकर जैसे उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर ले जाने की ठानी। तभी फिर से वक्त बदला। इस बार अमित अपने ही घर पर अपने पिताजी यानी कि भोला राम के कमरे में था। वो मूर्ति भोला राम के सिरहाने रखी पड़ी थी और भोला राम नींद में था। तभी अचानक ही वो मूर्ति एकदम से बड़ी होने लगी। अमित ये सब अपनी आँखों से देख रहा था। वो मूर्ति बड़ी होते होते अचानक से एक दानव के रूप में आ गई और उसने एकदम से भोला राम का गला दबा दिया। भोला राम अपनी आँख खोला और फिर उस दानव को देखकर जैसे एकदम से छटपटाने लगा। भोला राम चीखना चाहता था, मगर शायद तब तक उसे दिल का दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। वो चीख नहीं पा रहा था और वो दानव वो भोला राम का गला अभी भी दबाए हुए था। तभी एकदम से भोला राम ने दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर पूरा मामला समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तभी एकदम से अमित की आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसने उठकर आसपास देखा तो शाम से अब रात हो चुकी थी, मगर वो मूर्ति, वो काली सी मूर्ति जिसे अमित आज दिन भर अपने घर पर खोजता रहा और उसे नहीं मिली, वो अब अमित के सिरहाने रखी पड़ी थी। अमित जानता था उस मूर्ति का राज। वो समझ गया था कि ये मूर्ति ही है जिसने उसके पिताजी को मारा था। अगली सुबह अमित उस मूर्ति को लेकर सीधे गांव के जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने उसे वो मूर्ति दिखाई। तांत्रिक मूर्ति देखते ही समझ गया। जिसके बाद तांत्रिक ने कहा, ये मूर्ति नहीं है, ये दानव है। इसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जिस पर अमित ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है? इस पर बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। इसका जो भी मालिक है, यानी कि जिसने इसे भेजा था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो ही अपना जादू वापस ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अमित वहाँ से सीधे उस गरीब किसान के घर गया। उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया
तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अमित ने उनको पूरी बात बताई और फिर उनसे झगड़ा करने के बजाय अमित ने उनसे माफ़ी मांगी। पता चला कि वो किसान जिसकी ज़मीन भोला राम ने हड़पी थी, वो तो उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी पत्नी ने उसी रात वो काला जादू गुस्से में आकर किया और भोला राम को मारने की ठानी। मगर फिर उसकी पत्नी ने भी अमित से माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसे भी ये सब करके कोई संतुष्टि नहीं मिली। जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपना काला जादू वापस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।